नमस्कार। सोचिए, किसी क्राइम में सिर्फ मदद करना, क्या ये उतना ही बड़ा जुर्म है जितना उस क्राइम को करना? भारत का जो नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, इस पर बहुत साफ साफ बात करता है। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं, बीएनएस की धारा 46 और 47 के जरिए, जिसे कहते हैं दुष्प्रेरण या अबेटमेंट। तो सवाल सीधा सा है, किसी अपराध में मदद करना आखिर कितना सीरियस मामला है? देखिए, ये सिर्फ एक लीगल क्वेश्चन नहीं है, ये एक मॉरल डिलेमा भी तो है। और हमारा नया कानून बीएनएस इसका बहुत सीधा और साफ जवाब देता है। चलिए, आज उसी जवाब की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि क्राइम में पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है। फिर अबेटमेंट के जो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी बात करेंगे। उसके बाद अबेटर की लायबिलिटी क्या है, आईपीसी और बीएनएस में क्या फर्क है, और हाँ, आखिर में एग्जाम्स के लिए एक बढ़िया आंसर फॉर्मेट भी देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, अपराध में सहभागिता। मतलब लॉ की नज़र में किसी क्राइम में हाथ बटाने का मतलब क्या है? असल में यहीं से दुष्प्रेरण का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। बीएनएस का सेक्शन 46 अबेटमेंट को डिफाइन करता है। अब अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है किसी को क्राइम के लिए उकसाना या उसके लिए कोई साजिश रचना या फिर जानते बूझते हुए उसमें मदद करना। बस ये तीनों चीजें ही कानून की नज़र में अबेटमेंट है। तो सवाल ये है कि अबेटमेंट होता कैसे है? कानून ने इस कॉम्प्लेक्स आइडिया को 3 साफ-साफ हिस्सों में बांटा है, और अबेटमेंट प्रूफ करने के लिए इन तीनों में से कम एक का होना जरूरी है। तो चलिए एक-एक करके इन तीनों को देखते हैं। तो ये है अबेटमेंट के 3 पिलर्स। पहला, इंस्टिगेशन यानी उकसाना। दूसरा, कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र। और तीसरा, इंटेंशनल एड मतलब जानबूझकर मदद करना। लॉ की नज़र में बस यही 3 तरीके हैं जिनसे कोई किसी क्राइम में पार्टनर बन सकता है। चलिए एक एक को डिटेल में समझते। तो पहला एलिमेंट है इंस्टिगेशन या उकसाना। इसका सीधा सा मतलब है किसी को एक्टिवली एनकरेज करना कि वो जाकर कोई क्राइम करे। ये बोलकर भी हो सकता है या इशारों से भी। मेन पॉइंट है एक्टिव एनकरेजमेंट। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल पॉइंट है। हर तरह का गुस्सा इंस्टिगेशन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने रमेश कुमार केस में ये साफ कर दिया था कि भाई सिर्फ गुस्से में कुछ बोल देना अबेटमेंट नहीं है, जब तक कि उसके पीछे एक क्लियर क्रिमिनल इंटेंट यानी मेंस रिया या जिसे हम गिल्टी माइंड कहते हैं वो साबित न हो जाए। दूसरा इंग्रेडिएंट है कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र। सीधा सा फंडा है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई इलीगल काम करने के लिए अग्री कर लेते हैं तो उसे कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपसी अग्रीमेंट। और यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है, एक बार कंस्पिरेसी बन गई तो फिर उसको पूरा करने के लिए उठाया गया कोई छोटा सा कदम भी अबेटमेंट साबित करने के लिए काफी है। यही प्रिंसिपल मशहूर केहर सिंह केस में सेट हुआ था। और अब तीसरा एलिमेंट इंटेंशनल एड यानी जानबूझकर की गई मदद। मतलब क्राइम को आसान बनाने के लिए नोइंगली हेल्प करना। अब ये मदद हथियार देकर भी हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन देकर भी, या फिर सबूत छुपाकर भी। यहाँ सबसे कीवर्ड है जानबूझकर, मतलब इरादा होना चाहिए मदद करने का। अब ये एक बहुत ही सटल लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। श्री राम केस के मुताबिक जरूरी नहीं कि कोई एक्टिवली क्राइम में शामिल हो। अगर किसी की मौजूदगी मतलब प्रेजेंस पहले से प्लान की गई हो और वो क्राइम को फैसिलिटेट करती हो, तो उस पैसिव प्रेजेंस को भी लीगली एड यानी सहायता माना जा सकता है। तो अब तक हमने समझ लिया कि अबेटमेंट क्या है, पर इसका अंजाम क्या होता है? जो क्राइम में मदद करता है यानी अबेटर, उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? इसका जवाब हमें मिलता है बीएनएस के सेक्शन 47 में। बीएनएस का सेक्शन 47, इसका प्रिंसिपल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कानून की नज़र में जो क्राइम करता है और जो उसमें मदद करता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों इक्वली गिल्टी हैं और सजा भी दोनों को बराबर मिलेगी। हाँ, लेकिन किसी अबेटर को लीगली रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहली, कि जिस क्राइम के लिए उकसाया गया था वो असल में हुआ हो। दूसरी, अबेटमेंट का एक्ट प्रूव हो जाए। और तीसरी, उस अबेटमेंट और क्राइम के बीच एक डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग बात, लायबिलिटी के लिए क्राइम सीन पर मौजूद होना भी जरूरी नहीं है। लक्ष्मण सिंह केस में ये बात साफ हो गई थी कि अगर किसी ने दूर बैठकर भी क्राइम में मदद की है तो भी वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा।
कानून में पता है अबेटमेंट को एक इंडिपेंडेंट क्राइम माना जाता है और यही बात इसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। जमुना सिंह केस के मुताबिक अगर ये प्रूव हो जाए कि किसी ने क्राइम के लिए उकसाया था तो उसे सजा हो सकती है, भले ही जो मेन कल्प्रिट है वो किसी भी रीजन से बरी क्यों ना हो जाए। चलिए अब जरा एक स्टेप बैक लेते हैं और देखते हैं कि ये नया कानून पुराने वाले से कितना अलग है। मतलब आईपीसी और बीएनएस में अबेटमेंट को लेकर क्या-क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं। देखिए, अबेटमेंट का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जो प्रिंसिपल्स पहले आईपीसी के सेक्शन 107 से 109 में थे वो अब बीएनएस के सेक्शन 46 और 47 में हैं। मेन डिफरेंस जो है वो है प्रेजेंटेशन का। बीएनएस की लैंग्वेज को ज्यादा सिंपल और क्लियर बनाया गया है और इसका स्ट्रक्चर भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। और अब आते हैं इस डिस्कशन के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, जो स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत काम का है। सवाल यह है कि अगर एग्जाम में इस टॉपिक पर क्वेश्चन आ जाए तो एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखें। एक सॉलिड आंसर के लिए ये 4 स्टेप फॉर्मेट फॉलो किया जा सकता है। स्टेप 1, इंट्रोडक्शन में सेक्शन 46 और 47 को डिफाइन करें। स्टेप 2, फिर तीनों इंग्रेडिएंट्स यानी इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल एड को एक्सप्लेन करें। स्टेप 3, अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट केस लॉज जैसे रमेश कुमार और जमुना सिंह को साइट करें। और फाइनली कंक्लूजन में इक्वल क्रिमिनल लायबिलिटी के प्रिंसिपल को समराइज कर दें। तो आज की ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सिर्फ कहीं पर मौजूद रहना मतलब पैसिव प्रेजेंस भी एक क्राइम हो सकता है? जैसा कि हमने श्री राम बनाम यूपी राज्य के केस में देखा, कुछ सिचुएशंस में इसका जवाब हाँ है। और यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर एक पैसिव बाईस्टैंडर और एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के बीच की जो लीगल लाइन है वो कितनी ब्लरी हो सकती है।